मित्रों, सुशील महाकवि सुशील के समग्र कहानी संग्रह से मैं कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा हैं और इसका प्रकाशन रवीना प्रकाशन दिल्ली ने किया है। इसमें कुल टोटल 17 कहानियाँ हैं और इसी वर्ष इसका प्रकाशन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये रवीना प्रकाशन का बहुत महत्वपूर्ण कथा संग्रह है। आइए मैं कहानी की ओर चल रहा हूँ और कहानी का शीर्षक है चिड़िया उड़ चुकी थी। चिड़िया उड़ चुकी थी। पीएसएम में राजा का अंतिम वर्ष था कि उसने कॉलेज के छात्रों से मेल जोल बढ़ाना आरंभ कर दिया। वह स्वभाव से बहुत सहज शांतप्रिय था। इसी बीच उसके दोस्त तमन्ना ने शासन में कुछ रुचि लेना शुरू किया। शायद उसके मन में था कि वह भी इस बार के शासन चुनाव में किसी न किसी पद के लिए खड़ा हो। पहले तो राजा ने मना किया कि इस झमेले में पड़ना ठीक नहीं है। राजनीति में बहुत चालाक और दबंग नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो हम सब के जिन्स में नहीं है। हम लोग ठहरे शांत और सहज जीवन जीने वाले पढ़ाकू लड़के। तमन्ना कहाँ मानने वाला था। उसके मन में तो चुनाव का भूत सवार हो गया। अंत में अपने 3-4 दोस्तों को पटाकर चुनाव में भाग लेने के लिए कटिबद्ध हो गया। और फिर क्या था, वो अपने विद्यालय के सबसे प्रचार करने लगा। मजबूरी में राजा को भी उसके साथ लगना पड़ा। वो उसका अच्छा दोस्त था। इसी बीच बीए अंतिम वर्ष की छात्रा तपस्विनी भी उसके साथ प्रचार में लग गई। अब छात्रा और छात्राओं में अच्छा चुनाव प्रचार होने लगा। तमन्ना बहुत खुश था कि अच्छा प्रचार हो रहा है। दिन रात मोटरसाइकिल से गांव-गांव घर-घर प्रसार बढ़ रहा था। कॉलेज के छात्र छात्राओं की बातचीत से लग रहा था कि वो जीत जाएगा, किंतु चुनाव परिणाम आते ही तमन्ना का कहीं वजूद नहीं रहा। उसके सर से चुनावी भूत उतर गया था। इसी दौरान तपस्विनी और राजा की दोस्ती बढ़ गई। आग और फूस के साथ तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। दोनों कॉलेज में आम वृक्ष के नीचे बैठे बातें करते थे। इस वर्ष मेरा अंतिम वर्ष है पढ़ाई का। अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा खर्च नहीं आता। तुम प्राइवेट एमए कर सकते हो, नहीं तो कंप्यूटर की कोई शिक्षा ग्रहण कर लो, इससे नौकरी जल्दी लग जाएगी। तपस्विनी ने कहा। हाँ, बात तो सही है, राजा बोला। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, सांवला सा। उस पर तुम्हारी भौहें गजब की हैं। तपस्विनी बोली। मेरा मजाक बना रही हो? वो कहने लगा। नहीं यार, आई लव यू, वो बोली। वो भी तपाक से उत्तर देता है, लव यू। दोनों की गुफ्तगू से छुअवल चलने लगता है। कुछ मिनटों के बाद कॉलेज से एक छोटे रेस्तरां में पहुंच जाते हैं। अपने लिए कॉफ़ी और तपस्विनी के लिए फास्ट फूड का आइटम मंगाते हैं। दोनों की बदकुचनी फिर आरंभ हो गई। तपस्विनी काफ़ी गोरे रंग की थी और खूबसूरत भी। बोलने में बहुत तेज थी। बात में राजा को चिढ़ाती तो बहुत सकुचाते हुए शर्मा जाता था। तपस्विनी एक पिछड़ी जात की संभ्रांत परिवार की लड़की थी। पहले मुंबई में उसका परिवार रहता था और दूध का कारोबार अच्छा चलता था, पर उसके पूर्वजों की ज़मीन यहाँ होने के कारण सब के सब इस गांव में आकर बस गए। तुम्हारा पूरा नाम क्या है राजा? वो बोली। राजा अवस्थी। राजा ने पूरा नाम बताया तो तपस्विनी चौंक गई। इतने कम समय में इतनी घनिष्ठता, और यहाँ तक कि पता ही नहीं लगा कि राजा तो ब्राह्मण है। उसके पिता का किसान परिवार से संबंध है और अपनी खेती बाड़ी में मजबूत हैं। राजा उनका इकलौता लड़का है। पिता का सपना है कि राजा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने और अपनी काबिलियत से समाज की अनुपम सेवा करे। ब्राह्मण और पिछड़ी जात का कोई जोड़ नहीं है। इनमें तालमेल नहीं खाता। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई दूध छूटता नहीं है। आजकल ब्राह्मणों में बहुत गिरावट आ गई है। उनका खान पान मांसाहारी हो चुका है। वो अपने को इसी आधुनिकता समझते हैं। बगैर किसी कारण से आरंभ में आपस में द्वेष रखना, कोई न कोई कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव तो सामान्य बात है। लड़के तो अपनी झूठी दिखावे में डूबे रहते हैं। उन्हें तो मोटरसाइकिल चाहिए, आलतू फालतू घूमना। संगीत, साहित्य, कला, इतिहास में कोई दूर दूर का सरोकार नहीं। मुझे तो सांस्कृतिक धरोहर में बहुत रुचि है। गायन वादन तो बहुत प्रिय है। तपस्विनी ने लंबा भाषण दे डाला। राजा कुछ नहीं बोला। वह अंदर ही अंदर उबलने लगा।
और अपने अंदर के ज्वालामुखी को शांत हो जाने दिया, क्योंकि वह समझता था कि तपस्विनी उसे बहुत अच्छी लगती है। कोई कटु बात कहना ठीक नहीं है। प्यार करने वाले आपसी गलतियों को तो गहना समझते हैं, क्योंकि वह ज़िंदगी से प्यार करने लगते हैं। उस रेस्तरां ने निकलने से पहले राजा ने तपस्विनी का हाथ चूम लिया। अरे ये क्या किया तुमने? ये वह तिलमिला गई और बोली, कोई देख लेगा तो? मेरे मन ने कहा चूम लो तो मैंने चूम लिया, इसमें मेरा क्या दोष? वह बोला। गलत सही पर बहुत देर बहस होती रही। वेटर को आ जाने पर दोनों शांत हो गए। वेटर को टिप देकर रेस्तरां से बाहर आ गए। राजा घर पहुंचा तो उसके कमरे में माँ के साथ आसपास की लड़कियां बैठी गपशप कर रही थीं। सबको उसने बाहर किया और चारपाई पर लेट गया। उसे उसके हाथों को चूमकर बहुत सुकून मिला। तपस्विनी के गोरे गोरे हाथों का ख्याल करते ही वह स्वप्नावस्था में विचार मग्न हो गया। इसके दोनों हाथ मेरी बाहों में हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तभी मोबाइल की घंटी बजी। तपस्विनी का फ़ोन था। उसने उठाया और खुशमुसाती आवाज़ में बात की। हेलो तपस्विनी। हाँ, क्या बात है? हाथ छूमने पर जो तुमको मैंने उल्टा सीधा कहा वह बुरा तो नहीं मान गए? नहीं, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। नहीं, मैंने सोचा शायद तुम बुरा तो मान ही गए होगे, इसलिए फ़ोन किया। अच्छा रहा कि तुमने फ़ोन कर लिया, नहीं तो मैं करने जा रहा था। सच बताऊं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। लगता है मेरा दिल तुम्हारे प्यार करने लगा है। एक मैं और एक तू दोनों मिल ले इस तरह और तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। बड़े बुद्धू हो, तपस्विनी बोली और मोबाइल बंद कर दिया। राजा उसका उत्तर सुनकर बहुत आनंदित हुआ। अब तो परिणाम जो भी हो उसे स्वीकार करना है। प्यार हो या युद्ध भी भर के करना है। ये तो दिलों का नगर है, यहाँ तीसरे का प्रवेश वर्जित है। वो लेटा हुआ सोच में डूबा रहा कि अब उसके बापू आ गए, पता नहीं चला। राजा, स्नातक के बाद किस क्लास में प्रवेश लोगे? राजा चुप रहा। कुछ तो बोलो, बापू ने कहा। अभी कोई विचार नहीं आया, पर सोच रहा हूँ कि एफटेक में कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करके कोई डिप्लोमा कर लूँ, जिससे नई तकनीक का ज्ञान हो। वह बोला, कुछ भी करो पर जीविका का साधन हो। हाँ, कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, उसने उत्तर दिया। इसमें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। इतना कहकर वो बाहर चले गए। बापू उसके बड़े कड़क मिजाज के हैं और वो कट्टर ब्राह्मणवादी भी हैं। वो किसी भी छोटी जाति को नहीं पसंद करते, इसलिए वो अपनी राम कहानी अकेले ही बाँचा करते हैं। डकिया ने उसी दानव जो ठहरे। वो कॉलेज में आ गया। यहाँ शिक्षा शास्त्र की प्रयोगशाला परीक्षा चल रही थी। वो तपस्विनी से मिलने के लिए बेताब है। उसने देखा कि तपस्विनी आम के पेड़ के नीचे बैठकर किसी से बात कर रही है। राजा वहीं पहुंचकर बैठ गया। तपस्विनी उसे बात न करके फ़ोन पर ही बात कर ढालती रही। वो थोड़ा मन ही मन नाराज़ हुआ। उसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं बोला, बल्कि उसकी बातचीत में रुचि लेने लगा। वो जानता है कि मेरी सोच में ज़रा भी बदलाव आया तो मेरे उसके संबंध में दरार आ जाएगी, इसलिए अपनी अहमियत को गलाकर उसके पास बैठ गया। मोबाइल पर बातचीत बंद होने के बाद वह राजा की ओर मुखातिब हुई। कौन था? बड़ी देर बातचीत हुई। वह बोला, अरे कोई ख़ास नहीं, एक मेरी सहेली रीना है जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही है। मुझसे भी कह रही थी यहीं आकर तुम भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो। तब उसने बोली, वाह खूब सूझा, यहाँ मैं अकेला क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा ने कहा, यह भी कोई बात हुई? वह बोली, क्यों, मैं नहीं चल सकता? मैं भी वहाँ कोई ना कोई कोर्स कर लूँगा, दोनों साथ रहेंगे। राजा ने अपना फैसला सुना दिया। वो बहुत तेज़ी से हंसने लगी और कहा कि एक लड़का और एक लड़की अकेले एक साथ कैसे रह सकते हैं? हमारा समाज इसे स्वीकार नहीं करता। इस देश में लड़कियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं है, जीना दूभर हो जाएगा। वो बहुत उदास और दुखी होकर बोला, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है और किसी से कोई मतलब नहीं है। और चुप होकर कातरी दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। राजा और उसके पिता के बीच जो दूरी बहुत बड़ी खाई है, वो उसका जिक्र नहीं करना चाहता है। और रूढ़वादी समाज के अंग हैं। वह कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि तपस्विनी के साथ उसका संबंध हो। तपस्विनी के पिता उदारवादी भी हैं और खुली विचारों के साधक भी। वह तो हम दोनों के एक साथ रहना स्वीकार कर लेंगे। दोनों के एक साथ बैठा देख तपस्विनी की एक मुँह लगी सहेली आ गई और बोली, काफ़ी देर से इसकी गुफ्तगू चल रही है। लगता है मकड़ी के जाले की चादर तान के बैठे हैं दोनों, जैसे कोई देख ही नहीं रहा है। भाई मैंने तो देख लिया तभी तो चली आई।
चल बैठ, बड़ी जासूसी करती है। परीक्षा हो गई? हाँ हो गई। परीक्षक लोग भी लड़कियों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तुमसे बोला क्या? हाँ, पूछने लगा कि ये ड्रेस कहाँ से लाई हो, इन्हें पहनकर खूबसूरत लग रही हो। तूने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं चुपचाप सुनती रही पड़े, पर बड़े कातिल और खैराती निगाह से ताकता रहा। वह विषय से संबंधित कुछ न कुछ कर बोल दिया जाइए। फिर क्या? मैं उठी और बाहर निकल आई और दोनों को देखकर यहाँ आ गई। तीनों उठते हैं और कॉलेज परिसर से बाहर हो जाते हैं। बाजार में एक दिन राजा को तमन्ना मिल गया। वह जब से चुनाव में हारा तो कॉलेज आना बंद कर दिया था। किस मुंह से अपने दोस्तों के बीच आए? सबने उसके आश्वासन दिया था कि तुझे जिताएंगे, लेकिन किसी ने उसे वोट नहीं दिया। राजा को लगा कि तमन्ना बहुत दुखी है। उसे एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए ले गया। यह चाय की दुकान बहुत छोटी थी, किंतु चाय वाला राजा का बहुत सम्मान करता है, इसलिए वह तमन्ना को लेकर उस दुकान पर आया। दोनों एक स्टूल पर बैठकर बातें करने लगे। क्यों यार, तुमने तो स्कूल आना ही बंद कर दिया? आखिर क्यों? नहीं यार, सबके बीच आने का मन नहीं करता। झूठे विश्वास में धोखा खा गया। कोई बात नहीं, जैसा मन कहे वही कर, पर घर पर परीक्षा की तैयारी करते रहना। हाँ, यही सोचता हूँ, फेल हो गया तो न घर का रहूँगा न घाट का। ये तो है। तमन्ना इन सब बातों में खो गया। तभी तपस्विनी और प्रेम के संबंधों का जिक्र उसने किया। वो चौंका, क्योंकि इसके पहले वो कुछ भी नहीं जानता था। तुम्हारे पिता इस प्रेम संबंध को स्वीकार करेंगे? वह तो बड़े दकियानुसी विचारधारा के हैं। वो बोला, वो तो नहीं स्वीकार करेंगे, पर उससे मैं विवाह करूँगा। यह मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। फिर तो घर बार छोड़ना पड़ेगा। देख ऊँट किस करवट बदलता है। इतनी बातचीत के बाद दोनों चाय वाले को राम राम कहकर चले गए। कमज़ोर तबीयत के लोग थकने पर रुक जाते हैं, पर विजेता तो जीत कर ही दम लेता है। राजा को विजेता ही बनना था। वह कब रुकने वाला? सारे संघर्षों को पार करता हुआ अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय उसके मन को भा गया था। राजा के माता पिता ने उसके जन्मदिन पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, जिसमें देसी खान पान की व्यवस्था की गई। घर के आसपास के लोगों को निमंत्रित भी किया गया। इस मौके पर राजा ने तपस्विनी को भी बुला लिया और उसका परिचय माता पिता से करवाया और कहा कि मैं तो तपस्विनी को बहुत पसंद करता हूँ। वो बोले, लड़की तो बहुत सुंदर है। माँ बोली, मुझे भी अच्छी लगती है। आप लोग मुझे साफ साफ बताइए, मैं तपस्विनी से प्रेम करता हूँ और इससे विवाह भी करना चाहता हूँ। राजा बोला, तुम नालायक हो और ना समझ भी। अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है? तुम किस तरह के सोच कर रखते हो? पढ़ाई पूरी करो, फिर बात करता हूँ। नहीं, मुझे बताने की कृपा करें। तुम पागल हो। पगलैती की बातें इस वक्त नहीं करते। पिताजी, क्या किसी भी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से शादी करना पगलैती है? अगर आपकी नज़र में पगलैती है तो मैं ऐसी पगलैती पसंद करता हूँ। मैं इसी से विवाह करूँगा। राजा करके पिता से दूर जाने लगा। वह हमारे जाति बिरादरी की नहीं है तो क्या हुआ? लड़कियां जिस लड़के से शादी करती हैं तो उसी जाति की हो जाती हैं। वो पलट कर लौट आया। बहुत संवेदनशील न हो, गंभीरता से विचार करो और अपना आगे पीछे सोच कर निर्णय लो। शादी की इतनी जल्दी है क्या? अभी तो तुम्हारी स्नातक डिग्री पूरी नहीं हुई, फिर आगे की तैयारी करनी है। पिताजी, तपस्विनी से मेरा गहरा इश्क है। इसका मतलब समझते हैं प्रेम। मेरी आगे की किसी भी पढ़ाई में रुचि नहीं है, न ही कोई इम्तिहान दूंगा। तुम गलत और सही का निर्णय नहीं ले पा रहे हो। यथार्थ की दुनिया बड़ी विचित्र है। जब परिवार के लालन पालन का भार सर पर पड़ेगा तो प्रेम सब भूल जाओगे। आज प्रेम को नहीं जानते, आप प्रेम को नहीं जानते, वो अंधा होता है। राजा तमतमाता हुआ अपनी जन्मदिन की पार्टी छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। निर्णय कड़वा अवश्य होता है, पर इसका फल मीठा होता है। तपस्विनी उसके पीछे पीछे चली गई। उसने राजा को बहुत समझाया, पिता पिता होता है, उसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर माँ पर क्या बीत रही होगी। सारे लोगों के सामने सरेआम उनकी बात काटकर तुमने बहुत उनका अपमान किया। पिता से माफ़ी मांग लो। राजा सर्प की तरफ फैलाकर तपस्विनी के सामने खड़ा होकर बोला, तुम चुप रहो। तुम वह जानते भी नहीं और तुम उनकी हिमायती बन रही हो। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी दकियानुसी को सब जानते हैं। प्रेम में कोई सच ऊंच नीचे नहीं होता। वह ऐसी अविरल धारा है, जो डूब गया सो डूब गया। तुम घर जाओ, तुम्हें अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो।
कमरे में कुछ दोस्तों के आ जाने से तपस्विनी चली गई। इस तरह संकट का जिंदगी में आना जीवन का एक भाग है और इस संकट के संघर्ष को मुस्कुराते हुए पार कर जाना जीवन जीने की कला है। यही किया राज ने। 2 दिनों तक अपने कमरे में एकांत में रहा और तरह तरह के विचारों में से अवगत होता रहा। इस बीच तपस्विनी से भी मुलाकात नहीं हुई। तीसरे दिन सुबह मोबाइल की घंटी बजी। राजा ने उठाया। हेलो हेलो, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? तपस्विनी पूछा। बस ऐसे ही। तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, बस नहीं किया। नहीं, ये बताओ कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? कोई ऐसी बात नहीं। तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? सारी, यार कोई बात नहीं। फिर बताओ तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? सारी, कहा तो समझ नहीं आया। नहीं, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? कहा तो कोई बात नहीं। फिर क्यों नहीं किया फ़ोन? माफ़ कर दो यार, फिर ऐसा नहीं करूँगा। एक शर्त पर तुम्हें माफ़ करूँगी। क्या शर्त है? पहले बताओ कि शर्त पूरी करोगे। पहले शर्त बताओ। नहीं, तुम वादा करो कि पूरी करोगे। नहीं, शर्त नहीं, वादा करो। चलो वादा करता हूँ, अब शर्त बता दो। राजा ने कहा। दोनों राजा देखो राजा, तुमने मुझे 2 दिन तक इंतज़ार कराया और तड़पाया है, इसलिए तुम मुझे व्हाट्सएप पर 1001 बार आई लव यू लिखकर 15 मिनट में भेजो, तभी मैं माफ़ करूँगी। अरे 1001 बार 15 मिनट में आई लव यू कैसे लिख पाऊँगा? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें माफ़ी चाहिए तो समय के अंदर लिखकर भेज दो। कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, अगर मुझसे प्यार करते हो तो लिखकर भेज दो, वरना खुट्टी। तपस्विनी हिदायत दी और फ़ोन काट दिया। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और व्हाट्सएप पर ईलू शब्द 1001 समय सीमा में लिखकर भेज दिया। तपस्विनी ने फिर फ़ोन किया। तुमने शॉर्टकट में लिखा। कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ। सब में राजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजा ने ठहाका लगाया। एक खुशखबरी तुम्हें सुनाती हूँ। मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें अपने और तुम्हारे बारे में कुछ बता दिया है। आज सोमवार है, तुम गौरी शंकर मंदिर में आ जाओ, वही मुलाकात हो जाएगी। बाबा हम सबका कल्याण करेंगे। तपस्विनी ने मिलने का प्लान विस्तार से बता दिया। मंदिर में राजा की तपस्विनी के माता पिता से बड़े खुशनुमा माहौल में मुलाकात हुई। बाबा के दर्शन के पश्चात वो मंदिर के बगल वाले पार्क की बेंच पर बैठे और बातचीत करके राजा से बहुत खुश हुए। विवाह की बातचीत पर दोनों मगन थे। राजा ब्राह्मण और तपस्विनी पिछड़ी जात, विवाह कैसे होगा, इस पर चर्चा हुई। राजा ने कहा, जातिवाद के बारे में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। मैं आर्य समाज से विवाह करके प्रमाण के लिए कोर्ट मैरिज कर लूँगा। तपस्विनी के माता पिता इस पर सहमत हो गए। मंदिर की वापसी पर विवाह कार्यक्रम पुख्ता हो गया। राजा को बहुत सुकून से जीने का रास्ता मिल गया। जिन लोगों ने दिल को दुखाया है उनसे दूर रहा जाए तो बेहतर होगा। जून के महीने में स्नातक का परिणाम घोषित हुआ। तपस्विनी और राजा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों में पार्टी हुई और खूब हल्ला हुआ। राजा के प्रिय मित्र तमन्ना ने आर्य समाज से विवाह संस्कार की व्यवस्था की। वह दोनों का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। इसमें तपस्विनी के परिवार वालों ने भाग लिया। राजा के पिता का अलगाव अभी भी जारी रहा। खबर के बाद भी वो सम्मिलित नहीं हुए। स्नातक के बाद राजा ने एप्टेक में कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस के लिए प्रवेश ले लिया। वह तपस्विनी ने बीएड में प्रवेश लिया। दोनों ने अध्ययन आरंभ कर दिया। 2 वर्ष बड़े संघर्ष और कठिनाइयों के दौर से गुजरे। प्रत्येक दिन पढ़ाई के बाद कुछ न कुछ कार्य करते रहते, जिससे आपसी खर्च के लिए कुछ मुद्रा मिलती रहे। दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए घर में भी कोचिंग क्लास चलाने लगे, जिससे इन दोनों का काम चले और अपनी पढ़ाई भी बाधित न हो। राजा व तपस्विनी अपने अपने माता पिता पर आश्रित नहीं रहना चाहते थे। कड़ी मेहनत लगन से दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। राजा का कोर्स पूरा करने पर उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की सरकारी नौकरी मिल गई और तपस्विनी के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापिका का पद। दोनों को स्थायी नौकरी मिल जाने से बड़ा सुकून हुआ। 3 साल के अथक परिश्रम में दोनों ने खूब रुपए इकट्ठा किया और एक नए मकान की नींव रखी। उसके निर्माण में 1 वर्ष लग गए। बेहतरीन और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस से खूबसूरत घर दोनों को मिल गया। तमन्ना को उसके गृह प्रवेश करवाने का आग्रह किया। तमन्ना ने गौरी शंकर मंदिर के पुजारी को बुलाकर गृह पूजन कराया। वैदिक मंत्रों के सुगंध से सारा घर प्रफुल्लित हो गया। पुजारी जी ने दोनों से कहा, आप लोग जोड़ों से यह पूजित कलश लेकर प्रवेश करें।
हर कमरे में आप लोग घूमेंगे और आम मंजरी से कलश के जल को छिड़कते जाएंगे। जी पंडित जी, राजा ने कहा। राजा पूजन के कलश को लेकर तपस्विनी के साथ चलने लगा तो तमन्ना ने आगे बढ़कर धोती की गांठ बांधने का प्रयत्न किया। भाई साहब, ठीक से बांधिएगा और खुल न जाए, तपस्विनी तमन्ना से बोली और राजा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। पूरे घर में कलश का जल छिड़का गया। तपस्विनी के माता पिता के परिवारजन मौजूद थे, लेकिन राजा के पिता जानकारी के बाद भी नहीं आए। नए मकान में दोनों की रात बड़ी सुकून से गुजरी। सुबह उठते ही राजा ने तपस्विनी को गले से चिपका लिया और बोला, तुम्हारा मकान बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा क्यों? हम दोनों को क्यों नहीं? हाँ हाँ, हमारा ही है, राजा ने कहा। कितनी मेहनत से हम दोनों ने अपना एक सपना पूरा किया। पिताजी देखते देखते कितना खुश होते, तपस्विनी बोली। इस पर राजा क्रोधित हुआ और बोला, भाड़ में जाए पिता। तपस्विनी डर सी गई और तुरंत दूसरे कमरे में चली गई। पीछे पीछे राजा भी पहुंच गया। वह अपने क्रोध से डरी हुई तपस्विनी को समझाना चाह रहा था, किंतु उसके पहुंचते ही वह उससे लिपट कर रोने लगा और अपनी रुआसी आवाज़ में कहने लगी कि आज से मैं पिताजी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तुम्हें इतने इससे कष्ट होता है, मैं दोबारा कष्ट नहीं दूंगी। इस घर में रहते हुए इन दोनों को 5 साल बीत गए, किंतु कोई संतान नहीं हुई। राजा को संतान न होने का कोई दुख नहीं था, बस चाहता रहा कि तपस्विनी को किसी तरह से कोई तकलीफ न हो। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत क्षण है, जिसे हर प्यार करने वाला तन्मय होकर करता है, किंतु प्यार में प्रतीक्षा तो एक सजा है। जो करता है वही जानता है, यही प्यार का असली सच है। वह तपस्विनी के लिए गल चुका था। देश में कोरोना काल तेजी से अपने पांव पसारने लगा था। परिस्थिति को बेकाबू देखते हुए प्रधानमंत्री ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से सब घरों के में कैद हो गए और सारी सड़कें खाली और वीरान जैसी हो गईं। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी जैसे नियमों का पालन करते हुए देश का नागरिक जीने लगा। इसी वक्त राजा के परिवार पर संकट के बादल छा गए। हुआ यूँ कि तपस्विनी को 1-2 दिन से बुखार खांसी ने घेर लिया। वह बिस्तर पर पड़ गई। राजा हालात को देखते हुए जिला अस्पताल से एक डॉक्टर को अनुनय विनय करके घर लाया। डॉक्टर ने तपस्विनी और राजा की गंभीरता से जांच की। उसने तपस्विनी को पॉजिटिव घोषित कर दिया, जबकि राजा उससे मुक्त रहा। डॉक्टर ने राजा से घर ही उसे आइसोलेट करने के लिए सलाह दी और गंभीर हालत होने पर तपस्विनी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करने को कहा। 5 दिन तक राजा ने उसकी बहुत सेवा की, किंतु कोरोना के चक्र से कोई इजाफा को देखते हुए राजा ने उसके मित्र तमन्ना को फ़ोन किया, अपनी गाड़ी लेकर आ गया और तपस्विनी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। राजा ने दिन रात अस्पताल के बाहर ही डेरा जमा लिया था, किंतु अस्पताल के रोग के कारण तपस्विनी से नहीं मिल पा रहा था। बहुत बेचैन था, किंतु कर भी कुछ नहीं सकता था। वह दिन रात दुआओं में डूबा रहा। वो सोचता है कि वक्त का दरिया बहता रहता है। जो पल मैंने दुआ है और दोबारा नहीं आ सकता। जो क्षण निकल गया उसे पाना नामुमकिन है। अनेकांत विचारों में खोया हुआ उसने 10 दिन पार कर दिया, किंतु तपस्विनी की हालत में सुधार आने के बजाय बिगड़ती चली गई। एक दिन डॉक्टर ने आकर बताया, आप आज अपने मरीज से मिल लीजिए, शायद उसका अंतिम दिन हो। वो घबरा कर बोला, क्या हुआ डॉक्टर, मेरा मरीज ठीक तो है? नहीं, उसकी हालत में इजाफा नहीं हो रहा है। वो पूरी तरह कोरोना की चपेट में आ गई। हो सकता है उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़े। उसे ठीक कीजिए डॉक्टर, जो भी खर्चा होगा मैं करूँगा। खर्च की बात नहीं है, आप मिल लीजिए। डॉक्टर ने इतना करके चला गया। राजा ने निश्चय कर लिया कि तपस्विनी के बिना वो किसी भी हालत में रह नहीं सकता। वो किट पहनकर तपस्विनी के कमरे में गया जहाँ उसका इलाज चल रहा था। उसने उसे गंभीर अवस्था में लेटे हुए देखा। उसकी आंखें डबडबा गई थीं। उसने अपना किट उतार कर दिया और तपस्विनी के साथ बेड पर लेट गया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तपस्विनी की अचेत अवस्था में वो चिपट गया। कुछ देर बाद वह बेड से उतरा और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। वो कमरे की फर्श पर अचेत होकर धड़ाम से गिर गया। तमन्ना राजा के पिता को अस्पताल के कमरे में ले आया। पिता के हाथ से चिड़िया उड़ चुकी थी।